तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। जनन के प्रकार आपको पता ही होगा। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हिंदी में बोले तो लैंगिक जनन के बारे में। इसमें क्या होता है, एक ही जाति के दो जीव होते हैं, उनके द्वारा यह जनन होता है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसे उभय मिश्रण भी कहते हैं तथा इनमें नर व मादा दोनों जनक की आवश्यकता होती है। जबकि आपने पढ़ा होगा अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही जनक होता है जिससे संतान उत्पन्न होती है। तो लैंगिक जनन को दो भागों में बांटा गया है। पहले में एक लिंगीय जीव आते हैं और दूसरे में उभयलिंगी जीव आते हैं। तो एक लिंगी जीव आप समझ सकते हो, जिनकी इस बॉडी पर सिर्फ एक ही लिंग पाया जाए उनको हम बोलेंगे एक लिंगीय जीव। पर ऐसे जीव जिनकी बॉडी के अंदर नर व मादा दोनों के लिंग पाए जाते हैं उनको बोलेंगे हम उभयलिंगी जीव। पर याद रहे, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, उभयलिंगी जो जीव होते हैं उनका प्रजनन के समय एक लिंग ही सक्रिय रहता है और एक लिंग जो है वो असक्रिय रहता है। मतलब चाहिए तो दोनों लोग, उनके बॉडी पर बेशक नर व मादा दोनों गुण पाए जाते हैं, पर उसमें जो जो उनके ऑर्गन्स होंगे वो सिर्फ एक ही काम करेगा उस टाइम पर। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक और युग्मनज। ये चारों चीज़ों की परिभाषाएं अच्छे से हमें पता होनी चाहिए, तब हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि समसूत्री विभाजन में हमने पहले भी बताया था, एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूँ। समसूत्री विभाजन में होता यह है कि एक मदर सेल से यानी कोई एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है। अगर यहाँ 4 गुणसूत्र हैं तो उनकी पुत्री कोशिकाओं में भी 4 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें इसके अंदर जो मदर सेल होती है उससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनको हम डॉटर सेल बोलते हैं, तथा गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हर सेल्स में आधी आधी रह जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसी प्रकार आप कई जगह पढ़ोगे गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। तो युग्मक जो होता है, नर व मादा जनन कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं। नर व मादा जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम मानव जाति का उदाहरण लेते हैं तो आपको पता ही होगा, मादा के अंदर पाया जाता है अंडाणु, जबकि पुरुष जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है शुक्राणु। तो जो अंडाणु और जो शुक्राणु हैं इनको हम बोलेंगे जनन कोशिकाएं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो अंडाणु है और शुक्राणु है इनको हम बोलेंगे जनन कोशिकाएं। और इन दोनों को मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं युग्मक। युग्मक के अंदर नर व जनन कोशिकाएं दोनों होती हैं। इसी प्रकार युग्मनज, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट। तो जायगोट क्या होता है, जब नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे युग्मनज कहते हैं। यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु, जब अंडाणु और शुक्राणु, ये तो हो गई हमारी जनन कोशिकाएं, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो इसको बोल देंगे जायगोट या युग्मनज। चलिए अब इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन वाले जो जीव हैं उनमें कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन दोनों होता है। समसूत्री विभाजन युग्मनज द्वारा भ्रूण के निर्माण के समय होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के समय होता है। युग्मकों के निर्माण व संलयन होता है। संतति जीवों में विभिन्नता देखने को मिलती है, क्लोन का निर्माण नहीं होता है और पुनर्संयोजन होता है। अब विभिन्नताएं क्या होती हैं इसको मैं एक अच्छी भाषा में समझा देता हूँ, सिंपल में। जैसे कोई मदर है और कोई फादर है, जो इनसे संतान होगी क्या वो एक समान इन जैसी दिखेगी? थोड़े बहुत लक्षण उनके मिलेंगे, पर सेम टू सेम क्लोन तो नहीं होगा ना, कॉपी तो नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे विभिन्नताएं, यानी अंतर जो होता है उनको हम बोलेंगे विभिन्नताएं। चलिए इस वीडियो में और आगे देखते हैं क्या होता है लैंगिक जनन के फायदे। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा जीवों में विभिन्नताएं आती हैं जो उद विकास का प्रमुख लाभ है। नए वातावरण में अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। लैंगिक जनन से जो हानि होती है वह यह है कि यह प्रक्रिया धीमी और जटिल है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, तो इस प्रक्रिया को धीमा बोला गया है।